हेलो दोस्तों। वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानून अपना किस प्रकार काम करता है और कानून की अवहेलना करना स्टैट्यूटरी बॉडी का के बस की बात नहीं है, नहीं कर सकती। अब सवाल ये उठता है कानून कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा हम ये समझ लेते हैं। जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको स्टैट्यूट्स कहते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया वो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। जिन संस्थाओं का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हुआ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, और पार्लियामेंट के बनाए कानून के अंतर्गत जो संस्थाएं बनती हैं उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और ना संसद द्वारा बनाए गए कानून कोई अलग है सब कानून ही। वो भी कानून है, ये भी कानून है। लेकिन जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनाएगी, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगी। उसमें जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, पार्लियामेंट एक कानून बनाती है, उस कानून का नाम है एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970। अब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, साहब बैंकों का नेशनलाइज 1969 में हुआ था, ये एक्ट 1970 क्यों आया? 1970 में हो गया था, कोर्ट में केस हो गया था, कोई कूपर नाम के व्यक्ति ने, उसमें फंडामेंटल राइट्स और जो कंपेंसेशन मिल रहा था उसको कोर्ट ने सही नहीं माना, उनका केस को खत्म कर दिया था। ये कानून तुम पुनः लाना पड़ा, 1970 में पास हुआ, इसलिए उस 1970 कानून कहते हैं इसको। इस 1970 के कानून में, यानी पार्लियामेंट द्वारा पास किए उस कानून में, इसको जिसको स्टैट्यूट कहते हैं हम, इस कानून के अंतर्गत बने आपके नेशनलाइज बैंक, यानी कानून स्टैट्यूट है, इसलिए इस कानून के अंतर्गत ये बने, तो इनको कहलाएंगे आप स्टैट्यूटरी बॉडीज। यानी संसद द्वारा पास किए गए कानून के अंतर्गत से संस्था का निर्माण होगा, वो किया कहलाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आईबीए का तो निर्माण नहीं हुआ संसद द्वारा बने कानून से, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है और रजिस्टर्ड बॉडी भी नहीं है, और आपका ये यूएफबीयू भी नहीं है। ये भी कोई 1926 में बने ट्रेड यूनियन एक्ट का अंतर्गत आता है, उस समय भारत गुलाम था, है वो कानून, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस कानून में 1970 में जो कुछ दे रखा था, क्या उसका पालन हुआ या कुछ चीजों को छुपा लिया गया जिससे बैंक पेंशनर्स को नुकसान हुआ और बैंक पेंशन ऑपरेशन नहीं हुआ? हो जाता तो आज हम ये सवाल नहीं उठाते, हमें ये भी पता नहीं चलता कि 1970 के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं। होना चाहिए था, क्योंकि सारा का सारा दार मदार था यूनियंस पर। यूनियन भी नहीं बोले, ये भी चुप रही। 1970 के एक्ट में दो चीज बताना चाहता हूं, बाद में जाऊंगा। एक मैं बताऊंगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता, ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास है, इसको फॉलो करना, कंप्लायंस करना, इसको मानना जरूरी है, मैंडेटरी है, चाहे भारत सरकार हो और चाहे दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी है बैंक हो। इसमें कहते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम बनाने की पावर है, एक्ट देता है, लेकिन कैसे? कंडीशन क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्कीम तो बना सकती है भारत सरकार, लेकिन कंसल्टेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करना पड़ेगा। यानी कितनी कैपिटल होगी, डायरेक्ट कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, उनका रेम्यूनरेशन क्या होगा, जो कुछ भी ये बनेगा भारत सरकार बनाएगी, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद। यानी पूरा का पूरा एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे आता है, उसके कंसल्टेशन के बिना नहीं कर सकते। ये करते हैं अल्ट्रा वायरस। दे डिड नॉट फॉलो द गाइडलाइंस और द रूल फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। दोस्तों, इसी प्रकार की इंस्ट्रक्शन 19 में दी गई है।
पावर टू मेक रेगुलेशंस। अब आप कहोगे रेगुलेशन क्या होता है, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। पार्लियामेंट जो कानून पास करती है वो एक्ट में आता है, उसको स्टैट्यूट्स कहते हैं। पार्लियामेंट डिटेल्ड में कुछ नहीं करती, केवल एक फ्रेमवर्क देती है कि भैया तुम ये काम कर सकते हो। अब पार्लियामेंट ने स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी बैंकों को बना दिया। अब बैंक चलेंगे कैसे, ये पार्लियामेंट नहीं बताएगी। स्वयं स्टैट्यूटरी बॉडीज इस कानून को ध्यान में रखते हुए 1970 वाले को अपने जो नियम बनाएंगे, जो लॉ बनाएंगे, उसको कहते हैं रेगुलेशन। और रूल्स और रेगुलेशंस और बाई लॉज भी होते हैं। यानी पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, लॉ बना, उसको स्टैट्यूट्स कहते हैं। और उसके अंतर्गत आने वाली स्टैट्यूटरी बॉडी जो लॉ बनाती है उसको रूल्स, रेगुलेशन, बाई लॉज कहते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी रेगुलेशन बनाएंगी, लेकिन पार्लियामेंट द्वारा पास किए कानून के अंतर्गत उससे बियॉन्ड नहीं बनाएंगी, तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और वो इनवैलिड हो जाएगा। अब शायद समझ गए होंगे पावर टू मेक रेगुलेशंस। तो रेगुलेशन बनाने थे किसको, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी यानी बैंक्स को। कैसे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, ये जो आपकी प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया गया था उनका नाम रखा था करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, यानी ये नेशनलाइज बैंक थे। ये बैंक पहले बैंकिंग कंपनीज थी। में आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई बैंक, ये भी आरबीआई से कंसल्टेशन करेंगे और इवन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आरबीआई से कंसल्टेशन करेगी। आरबीआई के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता इस एक्ट में। आरबीआई के साथ साथ एंड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन करेंगी, लेकिन भारत सरकार से अनुमति लेके। यानी भारत सरकार को तो किससे अनुमति लेके, किसी सॉवरेन है, वो स्वयं जाकर आरबीआई से कंसल्टेशन करेगी। लेकिन आपके बोर्ड के जो मैनेजमेंट है आरबीआई से कंसल्ट करेगी, लेकिन उससे पहले भारत सरकार से परमिशन लेकर के बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट। और ये अप्रूवल कोई ऐसे नहीं है कि चाहिए चले जाओ बरवल हो, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन होगा कि आपको अनुमति दी जाती है आरबीआई से कंसल्टेशन करने की। मेक रेगुलेशंस, और फिर रेगुलेशन बनाएगी। यानी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन मेक रेगुलेशंस नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। रेगुलेशन बनाओगे लेकिन इस एक्ट के इधर उधर नहीं, असंगत नहीं होने चाहिए, इस एक्ट के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। और एनी स्कीम मेड देयर, और कोई स्कीम जो इसके अंतर्गत बनाई गई है, नियम तो बनाएंगी संस्थाएं, परमिशन भी लेंगी, सारा कुछ करेंगी। और टू प्रोवाइड फॉर ऑल मैटर्स, सारे मैटर्स फॉर विच प्रोविजन एक्सपीडियंट फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू दिस, सारे मैटरों पर जिससे कि ये कानून जो बनाया गया है इसके प्रोविजंस को लागू किया जा सके। अब इन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, ये मैटर है भैया, इन मैटर पे आप आरबीआई से जाके परमिशन लोगे, गवर्नमेंट से लोगे, गवर्नमेंट उसको गजट में नोट निकालेगी, और उसके बाद आप कानून बनाओगे, कानून रेगुलेशन भी बनाओगे आप, तो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए जो आपको गाइडेंस दे रखी है। उसमें ही आपके सेक्शन 2 में दे रखा है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉलोइंग पावर द रेगुलेशन वे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। जो पावर ऊपर दे रखी है आरबीआई के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और उसको ध्यान में रखते हुए सभी मैटरों पे या किसी भी मैटर पे आप नियम बना सकते हो। अब वो मैटर काफ़ी दे रखे, यहाँ मैंने ले रखा है एक डी, 2D और 2E और 2F, इनको ये हमारे काम के हैं। अब दोस्तों आपको पता चलेगा, कहते हैं द कंडीशंस लिमिटेशन सब्जेक्ट टू विच द करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक में अपॉइंट। अब जो करस्पॉन्ड न्यू बैंक के यहाँ बैंकों के जो कौन है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट एडवाइजर्स, ऑफिसर्स, अदर एम्प्लॉइज। पहली बात अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दिस, सीधी सी बात है, अपॉइंटमेंट तभी करोगे ना, भर्ती करोगे, टर्म्स कंडीशन निकालोगे, उनके क्या सारा होगा तो ये करेंगे। और उसके बाद करने के फिक्स देयर रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन अब कहने की जरूरत नहीं है, पे एंड अलाउंसेज जो भी आपका आता है, जो आपको मिलता है काम करने के बदले में, वो भी यही करेंगे। और इनका अपॉइंटमेंट ही यही करेंगे। अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, भैया रह क्या गया, यह कहां दे रखा है आईबीए को, कहां दे रखा है यूएफबीए को, तो सारा का सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है, और वो भी आरबीआई की सहमति से।
यदि इन्होंने नहीं किया, ये गलत किया इन्होंने, और वो अल्ट्रा वायरस काम किया इन लोगों ने, लेकिन ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता है कि यदि ये काम करेंगे तो आईबीए निष्क्रिय हो जाएगा। आईबीए का कोई काम नहीं है, और ये आईबीए को नहीं टूटने देना चाहते, क्योंकि आईबीए में पोस्टें मिलती हैं। आईबीए हो जाएगा तो यूएफबी भी हो जाएगा। जब दोनों हो जाएंगे तो काम नहीं है, काम नहीं है तो दोनों जाओ अपने घर, झोली झंडे बांधो, दोनों मिल गए, कुड प्रो क्यो, तू ले ले मैं ले लूं, दोनों का मिल गए, और दोनों मिल गए, ठीक है ऐसा कर दें, दोनों मिल जाते हैं। तेरा भी अस्तित्व बचा रहेगा, मेरा भी बचा रहेगा, बैंक टेचलम का भी बचा रहेगा, आईबीए का भी बचा रहेगा। इनने बचा लिया अपना अस्तित्व और बे सेटलमेंट करते रहे, जो कि इनको अलाउड नहीं है। आगे उसके इतना ही नहीं, और जब ऑफिसर्स और एडवाइजर्स और एम्प्लॉय उनके ड्यूटीज, कंडक्ट ऑफ ऑफिसर्स, और ये भी इनके नियम बनाएंगे कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनमें आईबीए का कोई रोल नहीं है, और वो भी किससे मिलकर के? आरबीआई से मिलकर के। अब मुझे पता नहीं आरबीआई के साथ कितना मेल खाया बे सेटलमेंट में। और उसके बाद एफओ जब पढ़ोगे तो सीधा सीधा रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, यानी पेंशन संबंधी सारी बातें। और हमारा जो ये बना हुआ है रेगुलेशन 1995, उसमें भी इसी के अंतर्गत बना हुआ है पेंशन का फंड जो बना है, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सारे फंड जो बने हुए हैं। दोस्तों, ये प्रक्रिया तो 1970 के बाद अपनाई ही नहीं गई। ये तो वही जो पुराना ढर्रा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, बे सेटलमेंट, निगोसिएशन, आईबीए, यूएफबीयू, यूनियंस, जैसे चाहे वैसे घुमा दिया। इतना बड़ा फ्लॉप, इतनी बड़ी इरेगुलरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रख दिया गया, संसद के बनाए कानून को ताक पर रख दिया गया बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, डीएफएस ने, आईबीए ने, और हमारे खुद के लोगों यूएफबीयू ने। अब क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे वीडियो आएंगे, इसको हम यहीं तक रखूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।